मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं। आज एक ऐसे संवेदनशील कलाकार इस कार्यक्रम के जरिए आपसे मुखातिब हैं जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी फिल्म मैसी साहब से। गगरी उतारा अहो बनवारी, वृंदावन की कुंज गलिनवा गौवा चरावे गिरधारी। लाज की बात कहा केकरा से, लाज की बात कहा केकरा से। चिरवा चुराई धैले, चिरवा चुराई धैले कदमा के डारी। इसके बाद कई तरह के महत्वपूर्ण रोल में आपने इन्हें सेल्यूलाइट के पर्दे पर देखा होगा। रात की दलदल है गाढ़ी रे, गाढ़ी रे। धड़कन की चले कैसे गाड़ी रे, गाड़ी रे। रात की दलदल है गाढ़ी रे। ये हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव। इनसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। चले कैसे गाड़ी रे, गाड़ी रे। सहमी सहमी है दिशाएं, जैसे कुछ खोने को है। सांस रोके है हवाएं, जाने क्या होने को है। रघुवीर यादव जी नमस्कार। नमस्कार। आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी विविध भारती के श्रोताओं को नमस्कार। रघुवीर जी, क्या दिनचर्या रहती है आपकी और कैसे निपटते हैं इस गर्मी से? ऐसा है कि वाकई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और रात काफ़ी देर तक गर्मी रहती है। नींद बड़ी देर तक नहीं आती और जब आती है तो उस वक्त सुबह होने वाली होती है। इसलिए दिनचर्या मेरी बड़ी देर से शुरू होती है, तकरीबन 11 बज जाते हैं। वैसे मेरी आदत होती है सुबह 6 बजे उठने की, लेकिन इस गर्मी ने कमबख्त ने तो बस 10 बजे से पहले नींद खोलना ही हराम कर रखा है। गर्मी की बात करते हुए आपको अपना बचपन नहीं याद आ रहा? स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां, वो मस्तियां। हाँ हाँ, बिल्कुल याद आता है। बचपन में ख़ासतौर पे गर्मी ही ज़्यादा याद आती है, क्योंकि 1 साल के बाद जो छुट्टियां हुआ करते थे, तो मेरे ख्याल से जब स्कूल खुलता था जुलाई के महीने में, तभी हमें गर्मियों की याद आनी शुरू हो जाती, कब गर्मी आएंगी और कब छुट्टियां होंगी। हाँ। तो बस छुट्टियों का जैसे ही शुरुआत होती तो हम स्कूल से निकल निकल के भागते थे और मेरे घर के पास तालाब था, तो वहाँ जाके खूब मतलब दिन भर नहाते ही रहते थे। तो काफ़ी याद आती है, खासतौर पर यहाँ बम्बई में आकर तो उस तालाब की बहुत याद आती है। रघु भाई, गाँव में बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मामा के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत लाड प्यार मिलता है और अक्सर वहाँ पर बहुत शैतानियाँ करने को मिलती हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? नहीं जी, दरअसल क्या है, लोग जाया करते, मेरे मामा जी और मेरे नाना जी का घर बिल्कुल मेरे घर के सामने ही था। अच्छा। तो मुझे जाना नहीं पड़ता था। मतलब गर्मियों में क्या, मैं तो हमेशा वहीं रहते थे? पूरे साल ही शैतानियाँ करता रहता था उनके घर। अच्छा, जो उस समय की कैसी शैतानियाँ होती थी आपकी? क्योंकि मेरे घर के यहाँ, घर में मंदिर भी है नानी के यहाँ, तो मंदिर में रामायण और कीर्तन गाने वाले आया करते थे।
तो जब मैं वो गाया करते थे, मैं उनके पीठ में मतलब कमीज में उनके रस्सी बांध दिया करता था और दूर ले जाके खींचा करता था। इन गर्मियों में भी शादी ब्याह बहुत होते थे, अभी भी होते रहते हैं। और उस समय लाउड स्पीकर बजता रहता था और उसमें रामायण ये सब चलता था। उसमें का कोई गाना आपको याद है जो बज रहा हो आपके जहन में अभी भी हो? हाँ, मुझे रामलीला मेरे घर के पास में ही हुआ करती थी, तो वहाँ एक रामलीला में जो पंडित जी रामायण गाया करते थे, तो दरअसल मेरे शुरुआत वहीं से हुई गाने के। जो मुझे म्यूजिक का थोड़ा बहुत जो मुझे मालूमात है, वो उन्हीं से, क्योंकि वो इतना सुरीला गाते थे तो उनका कुछ मुझे याद है। जैसे वो चौपाई जब गाते थे, तो जिस तरह का माहौल होता था उसी तरह को चौपाई को राग में बदल दिया करते थे। अच्छा। तो एक जैसे वो चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो मैं उसी को गा के बता देता हूँ। हाँ, जरा गा के बताइए आप। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और जब कोई खुशी का माहौल होता तो चौपाई को बदल भी देते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इस तरह वो चेंज करते रहते। मुझे अभी तक कभी कभी उनकी आवाज़ मेरे कानों में अभी तक गूंजती है, तो मैं कभी घर में जब काम करता रहता हूँ गाने लग जाता हूँ। आपका ये थिएटर से यानी कि रंगमंच से नौटंकी इन सब में कब रुझान शुरू हो गया? मेरा रुझान तो मैं जब स्कूल में था तभी एक बार मैंने एक प्ले किया था, आधा किराएदार। तो मैं जो किराएदार था वो आधा किराया दिया करता था अपने मकान मालिक को। तो दरअसल मेरा ताल्लुक म्यूजिक से रहा। मैं गाना सीखना चाह रहा था। घर से जो निकला था मैं गाना सीखने के लिए, लेकिन ये एक्टिंग मेरे जबरदस्ती गले ही पड़ गई, समझ लीजिए। तो गाना वहीं कहीं आसपास सीखते थे? नहीं, सीखते नहीं थे, बस वही फिल्मी गाने गाया करता था। अच्छा, फिल्म। हाँ, जो रिकॉर्ड बजते थे मोहल्ले पड़ोस में। कौन सा गाना गाते थे उस समय? बहुत सारे। पहले मेरा बचपन का जो सबसे पहला गाना था मैंने वो याद किया था, मिलके बिछड़ गई अखियां हाय रामा, मिलके बिछड़ गई अखियां, ये गाना था। और एक और था वो, सुनरी सखी मोहे सजना, बुलाए मोहे जाना है पी की नगरिया, हो मोहे जाना है पी की नगरिया। वाह, क्या बात है। और इसमें मुझे मार भी बहुत पड़ती थी, क्योंकि पिताजी सोचते थे ये कहाँ गाने बजाने वाला काम करके खानदान को बदनाम करेगा, तो मारते थे मुझे। तो मैं डर के मारे, मेरे घर में भैंसें थी तो मैं भैंस चराने के लिए तालाब के किनारे चला जाता था, तो उन्हीं की पीठ पे बैठ के फिर गाया करता था। तो मुझे बड़ा मजा आता था। भैंसों को चराने इसी बहाने जाया करता था कि मुझे गाने के लिए मिल जाए, क्योंकि घर में तो पिता के गुस्से से बड़ा घबराया करता था। बहुत मारते, उठा उठा के पटक दिया करते थे गाने की वजह से। ये किस क्लास में थे उस समय जब ये? अजी कहाँ, पहली क्लास में था, उसी वक्त उन्होंने मारना शुरू कर दिया। पहले तो सुनते थे वो जब। अच्छा, 6-7 साल के रहे होंगे। हाँ, 6 साल का रहा तब। रात को घर से उठ के भागता था मैं। कोई कवाली चल रही है कहीं मोहल्ले पड़ोस में, तो जाके चुपचाप से जाता था और सुन के आता था, लौट के आता था, फिर मार पड़ती थी। पता चली जाता था कहाँ गए। बिल्कुल, माँ तो मेरी जागती रहती थी कि पता नहीं कहाँ भाग गया और पिटेगा सुबह। तो उस समय आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया, किसी मंडली को, नौटंकी मंडली को? नहीं, नौटंकी मंडली को मैंने उस वक्त नहीं ज्वाइन किया। मैंने मैट्रिक करने के बाद मैं घर से भाग गया था, और भागने के बाद ललितपुर में एक नाटक कंपनी चल रही थी, ये रंजीत कपूर, अन्नू कपूर जो अभी अंताक्षरी करते हैं, उनके फादर की एक नाटक कंपनी थी, वो वहाँ चल रही थी। इत्तेफाक से मुझे उसमें काम मिल गया, 2.5 रुपये रोज मुझे मिला करते थे। तो मैंने उनकी, वो पारसी थिएटर कंपनी कहलाती है, वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो सबसे पहले जो आपने ज्वाइन किया तो वो कौन सी नौटंकी उसमें चल रही थी? नहीं, नौटंकी नहीं चल रही थी, प्ले चल रहा था। एक कौन सा चल रहा था? नागिन, ये जो फिल्म थी ना, उसका वो प्ले करते थे। वो चल रहा था। तंडोले मेरा मंडोले, मेरे दिल का गया करार रे, वो सब गाने चल रहे थे उस वक्त। तो आप उसमें कौन सा गाना गाते थे? उसमें मैंने रोल भी किया बाद में, फिर वो प्रदीप कुमार वाला। अच्छा, हीरो का रोल? हीरो का रोल। क्या बात। ये है हमारा जीवन, नाग के मुंह से जहर निकाल कर पेट की आग को बुझाना। सारे नाग पहाड़ों से टकरा कर फतेह पाते हुए चले गए, लेकिन सीमा के पारों से एक ऐसा नाग रहता है जो खाता है तो हमारी कमाई, अकड़ता है तो हमारे बल पर हम जीवन की बाजी लगाकर एक एक बूंद जहर इकट्ठा करते हैं, उसे मिट्टी में भाव खरीदता है और सोने के भाव बेचता है। ये कहाँ की रीत है, कहाँ की मर्यादा है। मुझे भी डायलॉग भी याद है। क्या बात, क्या बात। उसका कोई गाना सुनाइए ना। हाँ, उसका ही गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, सुन रसिया, सुन रसिया, काहे को जलाए जिया जा, काहे को जलाए जिया जा,
लिख लिख हारी बलम तो है पतियाँ, सारी सारी रतियाँ हो, सारी सारी रतियाँ। वाह क्या बात है। इसके बाद ललितपुर का ये कब तक चलता रहा आपका वहाँ? ललितपुर में तकरीबन 1 महीने वहाँ रहा। उसके बाद मैं चला गया, वहाँ से कंपनी शिफ्ट हुई जतारा के बाद गए टीकमगढ़ से फिर मऊरानीपुर, हरपारपुर, छतरपुर, ये सब पूरा फिर 6-7 साल में उस कंपनी में रहा। तो एक ही ड्रामा चल रहा था कि और भी कई और भी थे? समाज की भूल, दिल्ली दरबार, लैला मजनू, शीरीं फराद, आँख का नशा। अच्छा, लैला मजनू का कोई डायलॉग याद है आपको? हाँ याद है। ऐ मस्त रूह तुझे तेरी नेखत की कसम, अल्लाह की कसम मेरी वहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है, तो जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, एक गमज़दा पुराज का पैगाम लेती जा, ले एक धज्जी तो लेती जा मेरे चाके गिरेवां की, हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तां की, अदब से सर झुका कर चूम न लेन जाना की, मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्दे बियावां की, अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबां बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना, कहना वफूर गम से चश्मे नम से चश्मे हो गए जारी, और गुले उम्मीद थे जितने वो कांटे बन गए प्यारी। वाह क्या बात। अभी इस प्रोग्राम का नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, लेकिन आपको मुझे बहुत याद है बहुत बहुत, जरा जरा नहीं। तो ठीक है, इसको बदल के बहुत बहुत कर दिया। बहुत बहुत, इस वाले प्रोग्राम का तो बहुत बहुत ही कर देंगे। लेकिन इस जरा जरा को सुन के मुझे बहुत बहुत याद आया। बहुत बहुत। अगर ये बहुत बहुत होता तो मुझे जरा ही जरा याद होता फिर। अच्छा, इसके बाद 6-7 साल के बाद और कहीं शिफ्ट हुए? नहीं, उसके बाद फिर मैं देखा मैंने कि वहाँ उस कंपनी से जितना सीखना सीख लिया, बस रुकावट ही आ रही थी सीखने में मेरे। हाँ। तो फिर कंपनी छोड़ के, मुझे भागने की बड़ी आदत है, जहाँ एक जगह जितना सीखना था सीख लिया, उसके बाद फिर लगता है यहाँ से निकलो कुछ आगे सीखने के लिए। तो फिर मैं कंपनी छोड़ के लखनऊ आ गया। लखनऊ में काफ़ी दिन रहा मैं, तो वहाँ मैंने पपेट थिएटर किया, और फिर वहाँ से मैं एक ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने भी जाया करता था, बिहार भी काफ़ी गया हूँ। अच्छा, तो तरह तरह का अनुभव रहा है हर जगह के प्रांत के लोगों के साथ, तो बहुत मज़ा आया। अलग अलग ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का जो मौका मिला है, तो उसमें बहुत बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में जब गाते थे कौन सा गाना, मतलब होता है ना कि कोई किशोर कुमार के गाने गाता, कोई मोहम्मद रफ़ी, कोई मुकेश के, आप किसके गाने गाते थे ज़्यादा? मेरा सब मिला जुला था, जो उन दिनों जो जिस तरह के गाने पॉपुलर हुआ करते थे, तो मैं सभी गाने गाया था। एक तो मैं किसी की नकल कभी मैंने नहीं की। अच्छा। ना मैं मुकेश की नकल करता था, ना मैं। तो कोई आप गाना सुनाएंगे क्या उस समय का? हाँ, बता देता हूँ। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। सांस की डोरी छोटी पड़ गई,
लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव। रघु भाई, लखनऊ आने से पहले हमें जानना चाहेंगे, जो लोक संगीत जो आपकी जमीन रही, जहाँ से आपने शुरुआत की, उसमें और कौन कौन सी विधाएं थी, जैसे कि नौटंकी, उसकी कौन कौन सी शैलियां थी, उसमें थोड़ा गा के सुनाएंगे आप तो अच्छा रहेगा। नौटंकी में मेरे ख्याल से 2 शैलियां थी, एक तो हाथरस, दूसरा कानपुर। कानपुरी, हाँ। तो हाथरस की जो शैली थी वो बड़ी मतलब बड़ी ज़हीन, बहुत नज़ाकत वाली थी। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब बड़े सुरीले लोग थे वहाँ पे, और सुरीले तो वहाँ भी थे कानपुर में, लेकिन कानपुर में थोड़ी लठ, हाँ, कि भाषा ही तमाचा, वैसी है। हाँ, तमाचा मार थोड़ी वो उस तरह की थी। गायकी में भी वही था। तो जैसे हाथरस का मैं बता रहा हूँ। तेरी बाँ की अदा पे, तेरी बाँ की अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश तुम, यही ख्वाहिश तुम मुझे देखा करो, और मेरी जान मैं तुमको देखा करूं। अब इसी को अगर कानपुर के लोग गाएंगे तो ऐसे गाते हैं, अरे तेरी बाँ की अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत का दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो, और मेरी जान मैं तुमको देखा करूं। तो पहलवानी से करते हैं। क्या बात है। इसके अलावा और कौन कौन से फोक उस समय थे जिसमें आप? एक और भी वहाँ प्ले हुआ करता था, उसमें भी काफी वो बहुत पॉपुलर हुआ करता, लैला मजनू। मतलब जिसने थिएटर में लैला मजनू कर लिया, हाँ, तो वो समझ लीजिए कि सब कुछ कर लेगा। तो आखिरी वही था कि वहाँ जो पहुँच गया तो सब जगह पहुँच सकता है। तो मैंने भी किया वहाँ बड़ी देर के बाद, काफी दिनों के बाद। तो मुझे उर्दू आती नहीं थी, मैं तो बुंदेलखंडी बोलता था, तो सा और शाह में फर्क नहीं मालूम था मुझे। तो वहीं जाके मैंने अपने सब सीन काफ दुरुस्त किए वहाँ पे। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे सिखाया गया, तब मैंने किया। तो उसका एक गाना मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं अक्सर गैर के मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ, सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। तो लैला लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो संभल कर बैठना, संभल कर बैठना ऐ उसने लैला देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखें हजरत यूसुफ, और करें खुद फैसला उसने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है हुआ अब चाहता है खात्म किस्सा मेरी हस्ती का, तमाशा देख कर जाना तमाशा देखने वालों। तो
जमाने में तुझे सब साकिए मैं खाना कहते हैं, जी मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी में खाने का पैमाना कहते हैं। क्या बात है। अब हम कहेंगे कि रेडियो के सामने बैठने वालों बैठे रहना बहुत सारा मिस कर जाएंगे आप। और इसके बाद और कौन कौन सी उसमें लोक संगीत में थे जिनका आपका प्रयास? बिहार में भी काफी वहाँ का जो आरा हिले बलिया हाँ, छपरा है, उस तरह के भी गाने मैंने अच्छा काफी गाए। हाँ, तो लेकिन आरा हिले बलिया तो नहीं, वहीं बिहार के दूसरे सुनाई देता हूँ। हाँ, बिरहा वगैरह भी था काफी वहाँ, विदेशिया कजरी बिरहा वो सब। गगरी उतारा गगरी उतारा गगरी उतारा अहो बनवारी, गगरी उतारा अहो बनवारी। वृंदावन की कुंज गलिनमा गौआ चरावे गिरधारी। लाज की बात कहा केकरा से, लाज की बात कहा केकरा से, चिरवा चुराई धैले, चिरवा चुराई धैले कदमा के डारी अहो बनवारी। गगरी उतारा अहो बनवारी। ये था, गाया करता था वहाँ। एक था हमका सुगना बनौले बारू है, तू त जादू जान लू, हमका सुगना बनौले बारू है, तू त जादू जान लू। बहुत बड़ी जान है, बहुत बड़ी जान है फोक लोक म्यूजिक संगीत में। की। हाँ, हाँ सच, आजकल फिल्म वालों ने सारा हिंदुस्तानी फोक को तबाह कर रखा है। तबाह कर रखा। आप अभी भी क्या रियाज करते हैं क्या? नहीं, इत्तेफाक से रियाज नहीं करते। इन दिनों मैं बीमार भी था कुछ, तो इस वजह से थोड़ा गले में उतना मजा नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आपको नहीं आ रही, हम लोगों को पूरा मजा आ रहा है। शुक्रिया अगर आपको मजा आ रहा है तो। रघुवीर जी, आपका घुमक्कड़ रंग मंडलियों के साथ बहुत लंबा रिश्ता रहा है, उसका कैसा अनुभव रहा आपका, और इन गर्मियों में खासकर? मेरे ख्याल से मुझे जिंदगी का जितना मजा उस घुमक्कड़ मंडली के साथ आया, नाटक मंडली के साथ, वो शायद अभी तक मुझे जिंदगी में उतना मजा नहीं ले पाया मैं। क्योंकि हम वहाँ भूखे भी खूब रहे हैं, जब बारिश हो जाती तो मतलब खाने के लाले पड़ जाते थे। हाँ। और जब कंपनियां ठीक ढंग से चलने लगती तो बहुत सारा पैसा भी आ जाता था। इस तरह सब गर्मियों में दरअसल क्या था कि जिस तरह की कंपनियों का जो माहौल हुआ करता था, एक तो काफी लोग बुजुर्ग हो गए थे, कईयों की शादियां नहीं हुआ करती हो पाती थी, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन कईयों की 2-2 3-3 बार हो जाती थी। हाँ। और कईयों का ऐसा भी हो जाता कि एक लड़की अभी एक साल में यहाँ है, दूसरे महीने में पता लगा कि वो दूसरे के साथ रह रही है, उसका पहला हस्बैंड यहीं रह रहा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उससे पता लगा अगले वाले से 1-2 बच्चे हैं, करके 6-6 बच्चों की माँ है, तो उनके भी इश्क चलते रहते थे। इस तरह का एक कमाल का एक माहौल हुआ करता था वहाँ पे। खाना बदोशों की जिंदगी हुआ करती थी, रोटी मिल गई तो खा ली, नहीं मिले तब भी हंस रहे हैं, रो रहे हैं सब। एक तो रात को देर तक शोज हुआ करते थे, सुबह देर तक सोया करते थे। सो के जब उठते थे तो एक झगड़ा जरूर हुआ करता था, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह हुआ करती है क्या कि 10-11 बजे सो के उठते थे, एक झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद सब लोग फिर अपने राशन लेने गए, खाया बनाया, खा पी लिए, उसके बाद फिर एक झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद सो जाता आपस में किसी बात पे कि तूने चाय क्यों नहीं दी है, तू चाय लेने क्यों नहीं गया, तो दूध क्यों नहीं लेके आया, तो 2 किलो आटा मंगाया था तो आधा किलो क्यों लेके आया, वो किसी बात पे भी झगड़ा हो जाता था। कि तू स्टेज पे क्यों सो गया। झगड़े की कोई वजह नहीं हुआ करती थी, बस वो गर्मी थी, दिमाग की जो निकालनी होती थी, तो वो झगड़ के उसके बाद फिर ठंडे होते, फिर सो जाते दोपहर में। फिर शाम को उठते थे, वो कुछ रिकॉर्ड लगा दिया करते थे, फिर वो सब हुआ करता था। शो हो गया, शो होने के बाद फिर जब शो खत्म हो जाता फिर एक झगड़ा होता था, उसके बाद खाना पी के सब सो जाते थे। तो ये गर्मियों में ज्यादातर गर्मियों में काफी इस तरह हुआ करता था। गर्मियों में झगड़े ज्यादा होते थे, बहुत दिमाग गर्म होता, झगड़े होंगे ही। और दरअसल ये कंपनियां नदी या कुएं के पास लगती थी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मेरी आदत थी, मैं ज्यादातर कुएं के पास मिलता था गर्मियों के दिनों में। रिहर्सल वगैरह दिन में होती थी? अरे रिहर्सल कुछ नहीं होती, तो वहाँ तो कहानी सुबह बता दिया करते थे। हाँ। जब कि आज ये ड्रामा है, और बस उसके बाद रात को ड्रामा कर देते सीधे कोई ब्लॉकिंग कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, काहे की ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग ऑडियंस की करवाते थे हम लोग। अच्छा। कि फर्स्ट क्लास ये सेकंड क्लास है,
तो नहीं, लेकिन किसकी एंट्री किसके बाद है, कुछ नहीं, सब हो जाता था, कहीं की एंट्री कहीं का, बस सब ये सब चलता रहता, कोई एंट्री और एग्जिट का कुछ नहीं होता, वो आदत पड़ गई थी सब। और बीच में कब जोकर को आ जाना है, उसको कब बोलना है, वो सब जब भी खाली मिला बोल दिया। हाँ, वो हो जाता। एक मैं किस्सा बता दूं, एक वहाँ अब्दुल वदूद हुआ करते थे, तो सठिया गए थे बुरी तरह, उनकी शादी वादी नहीं हुई, तो अपने टेंट में लेटे वो हमेशा डांसरों को देखते रहते थे मेकअप करते हुए। तो किसी बात सबसे ज्यादा वही झगड़ते थे। उनकी आदत थी कि वो सुबह उठते थे और जाके, अब कोई काम तो था नहीं, ना कोई बीवी थे ना कोई बच्चा था, कुछ नहीं, और फ्रस्ट्रेशन वैसे भरा हुआ था जहन में कि जवानी यूं ही गुजर गई और बस अब बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने निकल आई थी। तो अपना एक वही उसी की ड्रेस ही थी शायद कंपनी की, नाटक में कोई एक खाकी पैंट दे दिया, उन्होंने कई साल उतारा नहीं था उससे। बोले कि वो शाम सुबह मछली पकड़ने चले जाते थे, जहाँ नदी हुई तो वहाँ मछली पकड़ने जाते थे। जिस दिन मछली मिल गई उस दिन तो बड़े खुश रहते थे, जिस दिन मछली नहीं मिलती तो उस पर वो झगड़ जाते थे कंपनी में। तो उनको एक बड़ा वो था कि जो नए लड़के आए हुए थे, जैसे मैं था उनमें एक नया, तो मुझसे बहुत चिढ़ते थे, वो एकदम खार खाए रहते थे कि एक डायलॉग अगर मैंने नया कुछ बोल दिया तो चिढ़ जाते थे, उनको चिढ़ने का कोई बहाना चाहिए होता था। तो एक प्ले हुआ करता था वहाँ, समाज की भूल, तो उसमें ये था कि वो अपनी पैसों की लालच में अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े से कर देते। तो उसके बाद जब बच्चे की शादी होती रही तो उनकी बीवी है जो घर छोड़ के चली जाती, तो ट्रेन से कूद के आत्महत्या कर लेती, तो उसका एक टेलीग्राम आता है। अच्छा। तो टेलीग्राम आता, तो बारात का सीन था, पार्टी वार्टी चल रही, तो वहाँ एक पोस्टमैन टेलीग्राम दे के जाता है कि सेठ दीवान चंद जी आपका तार, और उसमें लिखा ही होता है कि आपकी बीवी ने आत्महत्या कर ली ट्रेन से कूद के। तो मैं भी उस पार्टी में था, वो जो चल रही थी। तो एक पोस्टमैन कोई भी बनता था, कोई खान सामा है, कुछ भी रोटी बनाते बनाते हुए तार का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा ले जाके पकड़ा देता था कि सेठ दीवान चंद जी आपकी चिट्ठी है, आपका तार, कुछ भी जो बोलना बोल देता था। और वो पढ़ता था, और उसके बाद वो पढ़ रहे थे कि बीवी ने आत्महत्या कर लिया, आ करके रोना वोना शुरू हो जाता था। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था उसी में। तो जैसे ही उसने कहा कि सेठ दीवान चंद जी आपका तार, तो मैंने उससे कहते हैं मेरी कोई चिट्ठी है बस वो पिघल गए, बोले ऐसी की तैसी तेरी कोई चिट्ठी है, बोले आज तक जिंदगी में किसी ने डायलॉग नहीं बोले, तू कैसे बोल सकता है। बस उन्होंने अपना बिस्तर लपेटा और चल दिए। वो अक्सर बिस्तर बहुत लपेटते थे। अच्छा। हाँ, जब भी किसी से झगड़ा होता बिस्तर लपेट के, वो जो कंपनी मालिक था उनके टेंट के सामने से निकलते थे, फिर उनको पकड़ के वापस लाया जाता, फिर आ जाते थे वापस। तो उन्होंने इस शर्त पे वो लौटे कि अब के बाद ये इस सीन में नहीं निकलेगा। तो जो कंपनी मालिक थे उन्होंने कहा ठीक भाई नहीं निकलेगा, लेकिन अभी जाओ प्ले चल रहा है वो अच्छा वहाँ सीन खत्म हुआ, वहाँ डांस कर रही है, जुल्मी सवारिया ने हंस के मारा, तीर निशाने का कस के मारा। मैं तो कहती ही रह गई आय 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 मेरा दिल। वहाँ गाना चल रहा है या झगड़ा चल रहा नीचे स्टेज के ऊपर, स्टेज से नीचे। तो खैर उनको जी लौटा के लाया गया। उसके बाद कोई 15-20 दिन के बाद फिर वही नाटक हुआ, झगड़ा हुआ। हाँ, नहीं झगड़ा कैसे हुआ कि फिर वही सीन आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये पार्टी में नहीं जाएगा। अच्छा। तो जो कंपनी मालिक थे उन्होंने कहा भाई यार तू पोस्टमैन बन जा। तो मैंने कहा लाइए बनाई, मैं तो यही चाहता था कि कुछ तो बनाइए मुझे। तो पहले तो पोस्टमैन कोई बन जाता था, अब मैंने बकायदे पूरा ड्रेस वेस पहनी, टोपी लगाई, और वो जो पोस्टमैन के पास बैग होता है ना वो भी लटकाया, उसमें लेटर्स भरे कुछ, और एक पूरी लिस्ट बनाई, जो तार टेलीग्राम की एक लिस्ट होती ना, वो लिस्ट बनाई। मैं पहुंच गया, मैंने कहा सेठ दीवान चंद जी आपका तार। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते तो तार लिया उन्होंने। मैं कहा इसमें दस्तखत करिए। फिर उन्होंने कहा तभी वो धीरे धीरे उनका पारा गर्म होते, तो वो दस्तखत करने लगे। तो मैंने कहा यहाँ नहीं 9 नंबर पे, अभी जो 9 नंबर तेरी साले 9 नंबर की तू समझता क्या है, आज तक किसी ने 9 नंबर 10 नंबर। उन्होंने मेरे हाथ से वो जो बैग रखा हुआ था वो पकड़ के स्टेज के नीचे फेंका, वो जो वो लिस्ट थी वो फाड़ के, फिर वो ऐसी तैसी करते हुए गालियां बकते हुए वो नीचे निकले, और फिर उन्होंने अपना बिस्तर लपेटा, फिर वहाँ गाना शुरू हो रहा है, जुल्मी सवारिया ने हंस के मारा, तीर निशाने का कस के मारा। मैं तो कह रही 2 डांसर वहाँ गाना कह रहे हैं, यहाँ फिर किसी तरह उन्हें मनाया गया और फिर दोबारा से लाया गया। फिर तब से कई दिनों तक मुझे फिर उस प्ले से ही दूर रखा, बाहर रखा गया। कुछ क्रिएटिव कर देते थे आप? क्रिएटिव का इस तरह का सब उधमबाजी करते रहते, दिल तो बहलाना होता था। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव। इनसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। रघुवीर जी, आप बता रहे थे कि आपकी नाटक मंडली में इश्क बहुत हुआ करते थे, किसका किसके साथ हो गया, तो आपका किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्यों जब सबके होते तो मेरा क्यों नहीं होगा भाई? हाँ वही तो, कुछ किस्सा सुनाइए। तो मैं बता रहा, मेरा बड़ा अजीब सा था। एक वहाँ थी हलचल कुमारी, उसका नाम था। तो उनके करीब 6-7 बच्चे थे, तो अब बुढ़ापे उनको कोई सहारा चाहिए था, तो ले दे के अब वहाँ मैं ही था एक।
तो काफ़ी दिनों से निगाह थी। तो एक दिन वहाँ वो खाती थी, तंबाकू खाती थी, है तो चूने की डिबिया और तंबाकू साथ में रखती थी वो। तो बारिश के ही दिन थे शायद मेरे ख्याल से, तो कंपनी बहुत कम चल रही, भुखमरी वैसे छाई हुई थे, तो लोग कंपनी छोड़ छोड़ के चले गए, तो बचे खुचे जो थे उन्हीं में सब चल रहा था ये सब। तो एक दिन मैं कुछ प्ले चल रहा था, मैं प्रॉम्प्ट कर रहा था किसी को, तो वो आई तंबाकू रगड़ते हुए और मुझसे कहती सुनो मुझे एक बात करनी है। मतलब क्या है? कहते नहीं नहीं मेरी तरफ देखो। मैंने कह रहा मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ क्या देखूँ, ये भूल जाऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं सुनो तो मेरी बात तो सुनो। कहाँ जल्दी बोलो क्या है, मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। बोले ये चूना लोरे से मेरी मांग भर दो। मैं चूना रजिस्टर छोड़ के भागा। अच्छा वहाँ कंपनी मालिक की जो पत्नी थी वो देख रही थी सामने से, तो कुछ उन्होंने देखा कि कुछ इशारेबाजी चल रही, तो वो तो चिमटा लेके मेरे पीछे दौड़ी। उसके बाद मैं रात भर कहीं इधर उधर सोया, मैं पहुंचा नहीं कंपनी में चूने के डर से। कहीं मुझे चूना मांग में ना भरना पड़ जाए। इसके बाद आपका इश्क हुआ, फिर एक ये मतलब इसी तरह का इश्क हुआ, लेकिन मैं बड़ा घबराता था। अच्छा इश्क वाली हाँ। मुझे मजा ज्यादा, मेरा नशा था, मैं म्यूजिक और ये सब सीखने में बहुत लगा हुआ था। तो मेरा ज्यादातर इस तरह का ध्यान गया नहीं। अगर ध्यान गया तो यही चूने वाला चक्कर था। बाकी और कुछ इस तरह का हुआ नहीं। अगर हो गया तो मैं मुंबई नहीं होता, वहीं कहीं खा के हाफ पैंट पहने 2-3 बच्चों को बगल में दवाई टहल रहा होता। और इसके बाद जब घर से भागे आप, तो माँ बाप की तरफ से कुछ ऐसा इमोशनल नहीं रहा कि बाप को छोड़ दिया, माँ को कभी याद आती नहीं? हाँ, मदर तो मेरी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। फादर थे मेरे, तो फादर को मैंने चिट्ठी लिख दी कि अगर यहाँ कोई मुझे लेने आया तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगा या मर जाऊंगा, कुछ कहूँ, खबरदार जो कोई लेने आया। अरे तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं की मेरे ऊपर, और कहा कि ठीक है कुछ ना कुछ करे रहो। मैं बताया करता था कि ऐसा काम कर रहा हूँ, और ये बताता नहीं कि थिएटर कर रहा हूँ। अगर थिएटर में तो पिट जाता, और मैं वैसे गाने पे मार दे दिए तो थिएटर था। NSD के बाद बताया मैंने, जब NSD ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैं पहली बार काफ़ी सालों के बाद घर लौट के गया। वो कमाल का किस्सा है कि घर गया तो लोग देखने लगे कि क्या बाहर जाके क्या करता है, पता नहीं क्या। तो मैं NSD ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने बताया कि मैं थिएटर करता हूँ। तो मेरे चाचा बैठे, सबसे ज्यादा चाचा बड़ा तंग करते हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो कहते थे कि ये तो इसका पैर बाहर पड़ गया है, भगोड़ा हो गया है। अच्छा। अब ये पता नहीं घर को बदनाम करेगा, खानदान को बदनाम करेगा, सब इस तरह का सब चल रहा था। तो मैं पहुंचा तो घर के सामने कुआं है छोटा सा, तो वहीं पे वो आके बैठ गए। बोले हाँ बता क्या करता है तू? तो मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ। कहते थिएटर क्या होता है? थिएटर क्या होता है? मैंने कहा थिएटर वो क्या है, टेलीविजन। तो कैसे टेलीविजन क्या होता है? तो मैंने कहा वो रेडियो जिसमें फोटो आती है। रेडियो में फोटो आती है। वो रेडियो जिसमें फोटो आती है। बोले हाँ ठीक अब समझ में आया। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो घर से ऐसा कुछ रिश्ता रहा नहीं फिर बाद में? नहीं, घर वालों से फिर रहा, रिश्ता रहा। फिर बाद में लोगों को पता लगा कि देखा, और भी टेलीविजन में देखा, फिल्मों में देखा, तो फिर बाद में तो मुझसे दूर भागते थे वही नजदीक आने लग गए। फिर तो बड़े रिश्तेदारियां बहुत निकल आई फिर। अच्छा। रघुवीर जी, अभी आप कह रहे थे कि आप उस समय रेडियो ही था, टेलीविजन था नहीं। तो उस समय जब आपके चाचा से बात हो रही कि ये इस रेडियो में फोटो देखिएगी, उस वाले में काम करेंगे, तो उस समय रेडियो पर कोई गाना बज रहा था या कुछ आपको याद आ रही हो उस समय की? नहीं, उस वक्त तो गाने, क्योंकि मैं काफी दिनों से घर से बाहर था, तो मेरे ख्याल से उन दिनों के गाने मुझे याद नहीं। उससे पहले जब था तो रेडियो का काफी चलन था बहुत। एक वो बिना का गीत माला और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे, हवा महल और ये फौजी भाइयों की पसंद, इस तरह के सब सुना करते थे। उसमें काफी अच्छे गाने आया करते थे। तो उन दिनों जो मेरे गाने थे, वो एक गाना मैं बहुत गाया करता था, मिलन फिल्म का। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। हो स्वप्न चला आए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी, चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया
तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, तू ही नहीं मैं ही नहीं, सारा जमाना दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं। ये फिल्म आपने देखी थी क्या, सुनील दत्त और नूतन की? हाँ देखी थी, करीब 3-4 बार देखी। एक और फिल्म मैंने कई बार देखी, वो एक गाना सीखने के लिए। रेडियो कम सुनने मिलता तो मैं फिल्म में जाके ही गाना सीखा करता। अच्छा, फिल्म देख के। एक उपकार एक फिल्म थी, हाँ, उसमें 1-2 गाने मुझे याद करने, तो करीब 10 बार फिल्म देखी वो मैंने। अच्छा। तो कौन सा गाना गाते थे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे आप? हाँ, एक तो वो था पीली पीली सरसों फूली, वो थोड़ा सा मुश्किल सा गाना था। हाँ, उपकार के एक तो मेरे देश की धरती, तो एक और था जो थोड़ा सा मुश्किल लगता था मुझे। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो, पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से।
क्या बात है। वो कौन सा समय था जब आप ललितपुर की वो कंपनी छोड़ के आप लखनऊ आ गए थे? मैं तकरीबन 71 72 के आसपास की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे पहले ही मैं काफ़ी दरअसल कंपनी में बहुत बुरी हालत थी, तो मैं घर छोड़ के चला गया। वहाँ मैंने एक प्रेस में काम किया। कहाँ पर? प्रिंटिंग प्रेस में, जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर में। हाँ हाँ। वहाँ काम करने के बाद फिर वहाँ भी मैंने वो काम तो वही हुई, घर चला गया तो 3-4 महीने गुजारने थे। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गया, भोपाल आया, भोपाल से लखनऊ आ गया। तो लखनऊ आने की कुछ खास वजह थी? कोई आदमी मिल गया, कोई दोस्त? नहीं, लखनऊ में कुछ जान पहचान थी मेरे, उनके यहाँ पहुँच गया मैं। अच्छा अच्छा। और एक मेरे दोस्त है हरिमोहन सैमसन, तो वो उन्होंने एक संस्था बनाई थी मेघदूत। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ में काफी दिन तक जुड़ा रहा। वहीं मैंने पपेट थिएटर किया, फिर वहीं से मैं बिहार भी चला जाता था। ये गर्मी और मई के दिनों में शादियां होती, तो हम ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए मैं जाता था। तो कुछ एक दिन का 50-60 रुपए मिल जाते थे, तो 2-3 दिन निकल जाता था। तो फिर मैं 2 महीने के लिए जाता था, वही इन्हीं गर्मियों के दिनों में। तो वहाँ भी काफी एंजॉय किया मैंने बिहार में। वहाँ की एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है। तो लखनऊ में रहा तो मेघदूत के साथ जुड़ा रहा मैं, और वहीं थिएटर भी किया काफी। वहीं से मुझे पता लगा एनएसडी का। और लखनऊ के दौरान गर्मियों के कुछ कुल्फी और ये ककड़ियाँ? अरे बहुत जाया करते हजरतगंज। वो कुल्फी फलूदा खाने, वो तो हर शाम को रिक्शा लेके वहीं पूरा वहीं पहुंचता था। उस समय के और कौन कौन से लोग थे आपके साथी? जो एक आत्मजीत सिंह थे, सिद्धार्थ पकरासी थे। सिद्धार्थ पकरासी से भी मुझे एक किस्सा याद आया। अच्छा। मैं बाद में बताऊंगा। सिद्धार्थ पकरासी और भी थे कुछ, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, ऐसे लोग थे। तो पकरासी का मुझे किस्सा याद आया कि एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, नीचे वाली बर्थ में कोई दूसरे लोग आके बैठे, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। हमारा पूरा ग्रुप था 4-5 लोग, तो उसमें एक राज मिश्रा भी थी। अच्छा अच्छा। तो ये पकरासी उनसे कह रहे जी आप अपनी सीट पे जाइए, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हाँ। तो इसी बात में तू मैं हो गई। तो झगड़ पड़े दोनों आपस में। अब मना कर रहे भाई मत झगड़। तो इसने वो जो बीवी बैठी थी उसके हस्बैंड को इसने एक थप्पड़ मार दिया। अरे क्यों? वैसे ही झगड़े में वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो उसने मार दिया। तो राज मिश्रा जो थी वो चिल्ला रही, अरे पकरासी क्यों मार दिया, अरे मत मार। तो उसकी बीवी कहती है, अरे आरामी चपरासी हो गया, तूने मेरे मर्द को मार दिया। तब से वो पकरासी का चपरासी हो गया हम लोगों की नजरों में। तो वो किस्सा भी कभी नहीं भूलता। अच्छा, ये फिर वहाँ से एनएसडी का सिलसिला कैसे शुरू हो गया? तो उस समय आपने पहला प्ले कौन सा किया था एनएसडी के दौरान? एनएसडी में मैंने पहला प्ले किया था मिट्टी की गाड़ी। आप के संगीत का रुझान था, तो उसमें आपने संगीत नहीं किया, एक्टिंग ही की? नहीं, सब कुछ वहाँ तो सारा कुछ, म्यूजिक, हाँ, एक्टिंग, सब कुछ। वैसे मैंने एक्टिंग में नहीं वहाँ कोर्स किया, मैंने तो स्टेज क्राफ्ट में था, मैं डिजाइनिंग में। अच्छा। और कौन कौन से प्ले किया आपने एनएसडी के दौरान? वहाँ एक साथ हरिश्चंद्र, मिट्टी की गाड़ी और चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू, बहुत सारे प्लेस किए वहाँ। तो उस समय कोई म्यूजिकल प्ले आपने जो किया हो, उसमें कुछ पंक्तियाँ हमें सुनाएं? जरूर। एक था बेगम का तकिया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो किया, तो उसमें था एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या वो सुना दूं जो छोटे सैयद बड़े सैयद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महताबो आफताब है दिल्ली मेरी दिल्ली, टूटा ख्वाब है दिल्ली मेरी दिल्ली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव। उसके बाद एनएसडी और सीधे फिर फिल्मों की तरफ कैसे? फिल्मों की तरफ उसके बाद मैं एनएसडी रेपर्टरी में था। 10 साल मैंने रेपर्टरी में काम किया। तो मुझे थिएटर में इतना मजा आ रहा था कि फिल्मों की तरफ मेरा कोई इरादा नहीं था कि फिल्मों की तरफ जाऊं मैं। फिर बाद में मुझे एक फिल्म मिली मैसी साहब, तो वहां से मेरी शुरुआत हो गई। इसके निर्देशक थे प्रदीप कृष्ण। हाँ। और कौन कौन थे आपके साथ इसमें? इसमें थे बैरी जॉन, वीरेंद्र सक्सेना, अरुंधति रॉय। हाँ। तो वो हीरोइन थी मेरी। तो उस पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको?
थिएटर से अलग हट के? हाँ, अलग हट के, क्योंकि दरअसल कैमरे की जो आंख बड़ी शार्प होती, बहुत तेज होती, तो वो मुझे प्रदीप ने बताया कि हालांकि उससे पहले मैं FTII में गया था, तो वहाँ मुझे पता लग गया था कि फिल्म एक्टिंग और थिएटर्स में कितना फर्क है। अच्छा, क्योंकि कैमरे के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, इतना शार्प होता है कि आप बहुत नजदीक से बहुत पकड़ लेता है, सारे एक्सप्रेशन आपके दिल में जो है वो फौरन सामने आ जाता है, पर्दे पे आ जाता है। तो उस समय का कुछ खास एक्सपीरियंस, अनुभव आपको जो बताना चाहें? अनुभव क्या कि पहले जब मैं शॉट दे रहा था तो जो NFDC के जो थे उन दिनों रवि मलिक, तो उन्होंने मुझे देखा तो कहते किसको पकड़ लाई है। अच्छा। एक तो ये, तो वो बड़ा धक्का लगा मुझे, किसी को पकड़ा है इसके, तो ये तो आंखों में गड्ढे हैं इसके। और मैंने उसी के लिए मैंने योगा और ये सब करके मैंने अपने आप को दूल्हा किया था कुछ। अच्छा, फिल्म के लिए, कैरेक्टर के लिए। तो बड़ा मुझे तकलीफ हुई, गुस्सा तो नहीं है, तकलीफ हुई कि वैसे कैसे आप बोल सकते हैं किसी के लिए। लेकिन उससे मुझे आग और लग गई कि अभी देख करके दिखाऊंगा मैं बाद में। तो फिर मैंने और आग लगा ली और उसके बाद फिर अवार्ड लेके आए। हाँ, अवार्ड तो खैर मिल गया नहीं मिला उसकी बात नहीं, लेकिन काम करने मजा आया मुझे। और वहाँ भी जो पचमढ़ी में शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ लोग पूछते थे कि ये हीरो कौन है इसमें, तो बता देते थे वहीं यूनिट के लोग कि जी वो हैं। कहते ये क्या यार, किसको हीरो बना दिया, ऐसे तो हमारे यहाँ चार चाराने मिल जाते हैं। हाँ। तो ये पहली फिल्म का इस तरह का तजुर्बा रहा मुझे, चार चाराने वाला। उसके बाद फिर भी दिल्ली में रहे या बम्बई? हाँ, दिल्ली में था, वहीं से फिर फिल्मों के लिए आ जाया करता था, शूटिंग करके वापस दिल्ली चला जाता। कौन कौन सी फिल्में उस समय आपने? मैंने दिशा सई परांजपे के साथ वो की, दुश्मनी शेखर कपूर के साथ, और एक और थी चोर और चांद, पवन कौल। हाँ, पवन कौल ने डायरेक्ट की थी। इसके बाद आपने उसी दौरान आपने ये की फिल्म दुश्मनी शेखर कपूर के साथ। शेखर कपूर का क्या तरीका है काम करने का, कैसे आप? मेरे साथ तो बहुत अच्छा, बड़ी छूट देती, वो तो डायलॉग्स भी नहीं देता था, कहता चलो बोलो क्या क्या बोलना है, तो वहीं बैठ के बोल लेते थे, रिहर्स कर लेते, उसके बाद शूट कर लेते थे। तो आपको बहुत मजा आता होगा? हाँ, बहुत बहुत। हाँ, और मुझे इस तरह की आदत भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट राइटर से ज्यादा कैरेक्टर के बारे में शायद जो किरदार करता है, जो अभिनेता, उसको मालूम होता है, वो ज्यादा घुसा होता है। तो वो रहा, तो शेखर के साथ ही बहुत वो रहा कि वो बहुत छूट देता है। श्याम बेनेगल भी इसी तरह है कि काफी। श्याम जी के साथ आपने फिल्म की समर, क्या तैयारी उसके लिए आपने की, उस कैरेक्टर के लिए? कैरेक्टर इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं गांव में काफी रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, तो गांव वालों को देखा और वहाँ का गांव का पानी पिया, तो फौरन किरदार अंदर घुस गया मेरे, पानी के साथ साथ। रघुवीर जी, उसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में उस दौरान आपने साइन की, जब ये दुश्मनी या ये दिशा कर रहे थे? हाँ, मैंने बताया, और भी काफ़ी फिल्में थी मैं कर रहा था। हालांकि मैं ज़्यादा फिल्मों से मैं घबराता ही था, क्योंकि जिस तरह का फिल्मों का माहौल चल रहा था वो मेरे बस की बात नहीं थी। क्योंकि मैं एक तरह से एक तो मैंने वो गलती से एक सीरियल कर लिया था मुंगेरी लाल। हाँ, तो उससे मुझे लोगों ने कॉमेडियन समझ लिया। अच्छा अच्छा। तो एक तो यहाँ कॉमेडियन की बड़ी अजीब सी परिभाषा है कि यहाँ मिमिक्री और कैरिकेचर और इसको कॉमेडियन समझते हैं, जबकि मैं बिल्कुल फर्क हूँ। कॉमेडियन का भी कैरेक्टर होता है वो। तो लोग इस तरह करके ऑफर करने लगे कि ये कॉमेडियन का रोल आ जाओ कर लो। अच्छा। तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, यार कॉमेडियन कोई वो थोड़ी है, मजाक थोड़ी है कि आप लोग इसको। फिर मैंने बहुत सारे मैंने छोड़े काम इस तरह। लेकिन मुंगेरी लाल जो आपने किया था, इसकी तो जबरदस्त तरीके से एक पब्लिक में एक वो थी छाप। हाँ, वो हुआ, लेकिन मैं जिस तरह चाह रहा था वो उस तरह हुआ नहीं। वो सिर्फ इसलिए 13 एपिसोड ही करके रुक गए हम लोग। उसी दौरान फिल्म रुदाली की थी क्या? हाँ, उसी वक्त, उसके बाद की मैंने रुदाली। और आपके साथ उसमें राखी थी, डिम्पल थी। हाँ। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? स्टार, लेकिन अलग तरह की। हाँ, नहीं, वो फिल्म भी अलग तरह की थी, और इन लोगों में ऐसे कोई स्टार वाली ऐसी कोई चीज थी नहीं, ना डिम्पल में ना राखी में। रघुवीर जी, आपने एक फिल्म की थी माया मेम साहब। उस कैरेक्टर की तैयारी आपने कैसे की? आपने ये सोचा था या निर्देशक ने आपको समझाया था कि उसको ऐसे ऐसे जीना है? दरअसल ये दोनों की मिली भगत थी, मेरी और केतन की। अच्छा अच्छा। कुछ तो केतन ने बताया कि इस तरह का एक कैरेक्टर है, और करना चाहो तो मैंने दरअसल उन दिनों में एक स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा था केतन के लिए। अच्छा। केतन चाह रहा था कुछ लिखूं मैं, तो मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस को लेके तो वो कर रहा, तो उस स्क्रिप्ट के सिलसिले में चला गया था कि साथ रहेंगे तो काम भी कर लेंगे। और ये तब ऐसी कैरेक्टर निकाला गया, बनाया गया था। वो शायद वो मैडम बादामबारी उसमें है नहीं वो कैरेक्टर, वो ऐसे ही किया गया। तो फकीर का कि वो सब अपनी नजर से पूरी दुनिया को देखता रहता है, वो तो सब मालूम है पूरा। तो वो किया गया। तो उसके लिए फिर उन्होंने 2 लाइनें भी बताई कि ये कहाँ गई रे सोनचरिया, और कसौली में। लेकिन वहाँ ये था कि मेरा कभी वहाँ काम करने को मन नहीं करता था, कितनी खूबसूरत जगह है कसौली। तो लगता था कि बादल आ जाए, बारिश आ जाए और शूटिंग ना हो, मैं बस घूमता रहूं पहाड़ों में और ये गाना गाता रहूं बस। सुना दीजिए। कहाँ गई रे
सोन चिड़िया कहाँ गई रे सोन चिड़िया। रात को सूरज दिन में चंदा देख रहा है गले का फंदा। ना समझा तो गोरख धंधा समझ गया वो खुदा का बंदा। ऊंची अटरिया कहाँ गई रे सोन चिड़िया कहाँ गई रे कहाँ गई रे सोन चिड़िया। कहाँ गई रे सोन चिड़िया, हम भी वहीं पहुंच गए थे और हमारे श्रोता भी शायद कुछ देर के लिए वहीं पहुंच गए हों। रघुवीर जी, इसके अलावा और इस समय कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं आप? इस वक्त मैं एक तो फिल्म कर रहा हूँ आँच। हाँ, अच्छा। राजेश उसमें डायरेक्टर हैं। एक कर रहा हूँ, एक अभी फिल्म कंप्लीट करके आया हूँ, अग्नि वर्षा। और लगान अभी रिलीज होने लगान, हाँ। ये लगान के बारे में जैसी चर्चा है, एक पीरियडिक फिल्म है और एक थोड़ी सी पीरियडिक फिल्म आपने जो पहले की 1942 लव स्टोरी, इसके उसमें एक क्या अंतर महसूस करते हैं आप? उनका एक टेकिंग या अलग तरीका, एक आमिर खान एक एक्टर है जो कि प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। और मुझे लगता है आमिर खान जितना सुलझा हुआ एक्टर उतना सुलझा हुआ प्रोड्यूसर भी है। जिस तरह से हम लोग वहाँ रखा, मेरे ख्याल से कोई शिकायत का एक तो मौका नहीं दिया और हम लोग एक बिल्कुल पूरे परिवार की तरह उसने रखा सब लोगों को। कोई ऐसा चरित्र रहा है जिसे आप निभाना चाहते हो अभी आपके अंदर? बड़ी बहुत सारा है, वो मैंने लिखा भी है कुछ, मैं 3-4 स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी हैं। अच्छा अच्छा। तो अपनी ज़िंदगी की तजुर्बे से है वो, तो वो करना चाहूँगा मैं और बड़ी ख्वाहिश है कि जल्दी मैं डायरेक्शन में आना चाहूँगा। अच्छा, फिल्म के लिए? हाँ, फिल्म के लिए। हाँ, अच्छा, एक सीरियल भी मैंने लिखा है अभी, मैं जो पारसी थिएटर कंपनी की जो बात कर रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि जिस तरह की वो दुनिया रही है, वो पारसी थिएटर कंपनी के जो लोग थे, वो बूढ़े खड़ूस जो मैंने बताया कि इस तरह के सठियाए हुए लोग, तो उनका एक बिल्कुल अलग ही दूसरी वो खाना बदोशों की जिंदगी जिस तरह वो जी रहे हैं, तो जिस तरह के उनके रिलेशन आपस में, वहीं खाना, वहीं पकाना, वहीं शादी, वहीं तलाक, वहीं बच्चे, वो छोटी सी 30-40 लोगों की जो दुनिया है, उसमें जो मैंने सीखा और जो मैंने पाया उन लोगों में, वो बहुत कमाल है। वो कमाल की बात। और हॉबीज क्या क्या है आपकी? म्यूजिक तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। है। फिर पढ़ना, किताबें पढ़ता रहता हूँ। लेटेस्ट कोई कौन सी किताब आपने पढ़ी जो आपको बहुत मजा आया हो? अभी इन दिनों में चेखव को पढ़ रहा था। अच्छा। वो उससे पहले गीता पढ़ रहा था मैं। हाँ। तो जो सामने आ गई किताब बहुत सारी है, सबसे ज्यादा शौक मुझे किताबों का, म्यूजिक का ही। तो संगीत में अभी जो चल रहा है संगीत फिल्मों का, उसमें से कोई आपको संगीतकार पसंद हो या कोई गाना इस बीच का जो आपके जहन में चढ़ गया हो? चढ़ता तो नहीं हूँ, उतर जरूर गए हैं कई गाने। हाँ। यहाँ ये उतरने वाले गाने, चढ़ने वाले बहुत कम गाने। हाँ। या तो जो म्यूजिक करवाने वाले हैं उनमें खोट है, या करने वालों में तो नहीं, करवाने वालों में है। क्योंकि अब ऐसे डायरेक्टर बहुत कम रह गए हैं जो जिनके कान म्यूजिक से भरे हों। राज कपूर में थी ये बात, उनकी हर फिल्म का देखिए बहुत कान के बड़े पक्के थे वो। रघुवीर जी, चलते चलते कुछ ऐसा गीत सुनाइए जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहा हो। मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ? पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत सारे। लेकिन आप हमेशा अभी भी गुनगुनाते रहना चाहते हो जिसे? बहुत सारा, लेकिन इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है वो हरिवंश राय बच्चन का एक गीत है, मेले में कोई गुजरिया। हाँ हाँ, सुनाइए। वो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो काफी याद करता रहता हूँ उसको मैं। मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले
मुझसे मिलाए। मटमैली सारी बिना किनारी, मटमैली सारी बिना किनारी, कोई ना उसे चिढ़ाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। पाप की नगरी दुनिया सगरी, पाप की नगरी दुनिया सगरी, रूप का मोल लगाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया हो राम। दोस्तों, विविध भारती के इसमें हमारे बहुत स्पेशल मेहमान फिल्म कलाकार रघुवीर यादव ने अपने बचपन की यादें हमारे साथ बांटी और घुमक्कड़ रंगटोलियों के ऐसे विचित्र अनुभव हमें बताए जिनके बारे में शायद हमें पहले कभी पता नहीं था। इनसे बातचीत कर रहे थे अरुण शेखर। अब हमारे उन साथियों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस विनीता ढोलकिया, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी। मुझे याद सब है जरा जरा।